Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Absolutely. A quick look at the headlines. Cabinet approves nearly 1 lakh crore rupee employment-linked incentive scheme, aims at creating over 3.5 crore jobs in the country. Cabinet also approves research, development and innovation scheme to scale up research and innovation ecosystem. And benchmark domestic equity indices end with marginal gains. Sensex advances 91 points. Nifty closes around 25,550. कैबिनेट ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी। देश में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का है लक्ष्य। कैबिनेट ने शोध, विकास और नवाचार योजनाओं को बढ़ाकर शोध और नवाचार इकोसिस्टम बनाने की योजना की भी मंजूरी दी। और घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 91 अंक उछला, निफ्टी 25,550 के आसपास बंद हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के इरादे से आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1 करोड़ 92 लाख लाभार्थी पहली बार नियुक्ति पाने वाले होंगे। ये योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने में 15,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के इरादे से निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करना है। उन्होंने कहा कि ये योजना निजी क्षेत्र के वित्त पोषण में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है तथा इसका उद्देश्य उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को विकास तथा जोखिम वाली पूंजी उपलब्ध कराना है। इससे नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। सुषमा जी, हम आपका ध्यान इन दोनों खबरों की आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि पहला तो रोजगार बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 2 वर्षों के भीतर करोड़ों लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। देश का जो अर्थतंत्र है या कह लें कि जो रोजगार सृजन की स्थिति है उसमें इस योजना पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे देश में कहा जाता है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसका क्या मतलब है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि हमारे देश में जो लोग
काम करने की अवधि में हैं, जो एज ग्रुप 15 से लेके 64 इयर्स तक की हैं पॉपुलेशन, वो ज़्यादा है और उसके अलावा लोग कम हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो उस उम्र में है जिसमें वो काम कर सकती है, वो हेल्दी है और वो प्रोडक्टिव है। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा है कंपेयर टू, देखिए और देश हैं जहाँ की उनके लोग जो हैं वो उनकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, और लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी जवान है। तो हम ये कह सकते हैं, पर इसका फ़ायदा हम कैसे लेंगे? इसका फ़ायदा हम तभी लेंगे कि ये सब लोग प्रोडक्टिव नौकरियां में चले जाएं। तो प्रोडक्टिव नौकरियां हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं रही हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। टोटल जो हमारी वर्क फोर्स है उसके 50% लोग शायद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो जो, और दूसरी बात ये है कि हमारी एक वर्कफोर्स जो है उसमें ज्यादातर लोग 46% कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ये बहुत अच्छी बात है, कृषि क्षेत्र में काम करें, लेकिन जो कृषि क्षेत्र का जीडीपी का शेयर है वो सिर्फ 20% है। तो हम चाहते हैं, हम मतलब सरकार और इकोनॉमिस्ट हम चाहते, पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं जहां की हमारी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, और सर्विसेज में भी जाएं, लेकिन और कृषि क्षेत्र से थोड़ा सा हट जाएं। तो ये जो योजना बनाई है ये बहुत ही टाइमली इस वक्त बनाई है, क्योंकि इस वक्त हमारी जो आर्थिक गति है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। 6.5% है इस साल की, पिछले साल भी 6.5% था। हालांकि हम अपने देश में ये चाहते हैं कि 6.5 से ज़्यादा हमें 8-9% पे जाना चाहिए, लेकिन पूरे अगर आप दुनिया भर में देखें तो हम सबसे तेज़ गति की मानने वाली जा रही है हमारी इकोनॉमी। 6.5% इस साल भी, पिछले साल भी लोगों ने कहा कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी है। तो ये इस वक्त ये जो योजना आई है, इस वक्त आई है जिस वक्त नौकरियां चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है और वो देना भी चाहती है, लेकिन इससे इंसेंटिव मिल जाएगा प्राइवेट सेक्टर को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर में ले आए, या ये नहीं कि ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में रहें। Before we move on to actually taking your inputs on the corpus for research and development, just staying on this employment-linked incentivization. And I think this staggering of 6 months and then 12 months and then over the 2-year period, the focus here is also on not only giving employment but on retention, because a lot of, especially, SMEs, they struggle with a lot of attrition, even the bigger companies. But I think somewhere saying that as an employer, it is also incentivized in the manufacturing sector to make sure you retain, and that hence giving more stability. Yes, absolutely. You see, they have given the scheme which for normal companies, normal industries, it is 2 years. And for manufacturing industries, it is 4 years. Now, of course, again, as I said, the aim is to shift both investment and jobs from agriculture and other sectors to manufacturing. But the focus, again, as you rightly said, is in manufacturing and in retention. Instead of 2 years for normal companies, it is 4 years for manufacturing. And 4 years is a fairly long period for a first-time employee, because nowadays you get so many job offers, you get so many other distractions and other offers probably to do self-employment, as I pointed out, which are in the informal sector. The other thing that is very important about this scheme is that it strives to formalize many enterprises that are in the informal sector, because these incentives are only available if you are prepared to link yourself to EPFO and to direct benefit transfer schemes. So smaller enterprises which may have still been in the informal sector are incentivized
incentivized now to come into the formal sector to utilize the benefits of this scheme. If they want to employ more people, if they want to get the benefit of these subsidies, they will have to come into the formal sector. यहाँ पर हम आपका ध्यान अब जो दूसरी महत्वपूर्ण कह लें फैसला है सरकार का उस पर समझना चाहेंगे। शोध और विकास यानी R&D पर हमारे यहाँ अपेक्षाकृत कम काम हुआ है अन्य विकसित देशों की तुलना में, और जब हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत को बनाना है तो उसमें R&D की ये जो पायदान है, यदि शुरुआत हम कहें 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो निधि या जो कोष स्थापित हो रहा है, वह किस प्रकार योगदान देगा और इसका लाभ किन क्षेत्रों को मिल सकेगा? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे जितना विकसित देशों में हो रहा है, और हमें करना चाहिए। अगर आप देखें फार्मा सेक्टर में हम बहुत हमारी फार्मा सेक्टर की काफ़ी तारीफ होती है कि हम जेनेरिक ड्रग्स की निर्यात करते हैं, और हमारा देश एक हब है ड्रग्स का और वैक्सीन्स का। लेकिन ये सारी जो ड्रग्स हैं ये बनाई हमारे देश में नहीं, हमारे देश में नहीं बनी हुई है, ये और देशों में और जो उद्योग हैं उन्होंने बनाई है। तो इस फार्मा क्षेत्र में कम से कम हमें यहाँ पर R&D तो करना चाहिए। हमें नए केमिकल्स, नए सॉल्ट्स, नई जो इंग्रेडिएंट्स, API इंग्रेडिएंट्स हमें बनाने चाहिए। ये नहीं कि हमें इनको आयात करना पड़े। तो ये मैंने एक ही क्षेत्र की बात की, फार्मा, और बहुत और भी क्षेत्र हैं। ये नहीं कि हमारे देश में R&D नहीं हो रहा है। पेटेंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें तो हम बाकी जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज से पीछे हट जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही जरूरी था, ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो निधि बनाई है सरकार ने। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार में आज बिना किसी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार देखने को मिला। हालांकि कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक थोड़े से लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 91 अंक बढ़कर 83,697 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 25 अंक बढ़त के साथ 25,542 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो BSE मिड कैप इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास रहा। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.2% नुकसान के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices ended with marginal gains in today's lackluster trading session. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex advanced 91 points to close at 83,697. The National Stock Exchange Nifty 50 added 25 points to settle at 25,542. Both indices rose 0.1% each. However, the broader market indices at the BSE closed with minor losses, snapping their 7-day rising streak. The mid-cap index ended nearly unchanged and the small-cap index edged almost 0.2% down. नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 17 कंपनियों के शेयर आज घाटे में रहे। घाटा उठाने वालों में सबसे अधिक नुकसान एक्सिस बैंक को हुआ, जिसके शेयर 2.1% उड़क गए। ट्रेंट को 1.2% का घाटा हुआ। एटर्नल के शेयर 1.1% नीचे आ गए। उधर लाभ उठाने वालों में सबसे अव्वल रहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके शेयर 2.5% लाभ के साथ बंद हुए। रिलायंस को 1.8% से अधिक का मुनाफा हुआ। एशियन पेंट्स के शेयरों में लगभग 1.2% की तेजी आई। In sectoral indices at the BSE, 12 out of 21 sectors ended down. In the top laggards, FMCG dipped nearly 0.7%, power slipped 0.4% and utilities fell more than 0.3%. Among the top gainers, telecommunications surged over 0.5%, consumer durables as well as energy both climbed more than 0.4% each, and metal rose 0.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,021 companies advanced, shares of 1,989 companies declined, while shares of 154 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 96 companies hit their 52-week high, while 24 hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 23 पैसे मजबूत हुआ।
₹85.53 के स्तर पर पहुंचकर बंद हुआ। अमरीकी मुद्रा में आई कमजोरी से रुपए की यह मजबूती देखने को मिली। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 96.51 पर चल रहा था। गौरतलब है कि इस वर्ष की पहली छमाही में डॉलर इंडेक्स 11% तक नीचे आ चुका है। 1970 के दशक के आरंभ से पहली बार इतनी बड़ी गिरावट वर्ष की पहली छमाही में दर्ज हुई है। सुषमा जी, सबसे पहले शेयर बाजार पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किन अर्थों में ले रही आज की कारोबार को? मेरे ख्याल जो स्टॉक मार्केट है इस वक्त थोड़ी सी वेट एंड वॉच मोड में है। वो उनकी आंखें जो हैं वो यहाँ हमारे देश में नहीं है, वो अमेरिका में है, जहाँ ये ट्रेड टॉक्स चल रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और इसकी इंतज़ार हो रही है कि ये ट्रेड डील होगी कि नहीं होगी। अभी तो ये खबरें बहुत अच्छी नहीं है जो वहाँ से आ रही हैं कि भाई हमारे देश के जो नेगोशिएटर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो कृषि क्षेत्र है उसको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिली जाए, और लेकिन अमेरिकी जो नेगोशिएटर्स ट्रेड डिप्लोमेट्स हैं वो चाहते हैं कि उनको जो वो हमारी जो भारतीय मार्केट है उसको देखते हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, और वो चाहते हैं कि उनकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कृषि के जो उत्पादन हैं वो यहाँ आ जाए। तो हमें तो ये देखना है कि हमारे जो मतलब इतने ज़्यादा सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं उनको हमने उनकी जो प्रोटेक्शन हमको देना पड़ेगा। तो इस वक्त ये जो चल रहा है, ये जो बातचीत चल रही है, उसको देखते हुए मेरे ख्याल स्टॉक मार्केट थोड़ी सी हिली हुई है। आज तो मार्केट फ्लैट रही है, ऊपर गई ना नीचे गई, लेकिन जैसे मैंने कहा वेट एंड वॉच मोड में है। Right. I think, maybe your views on the fact that somewhere, of course, there is a wait and watch as far as global happenings are happening. But in terms of, Sensex seems to have, at least in India, a rhythm of its own. So it's risen for some time. That's very true. And now it seems to be leveling out before an optimism anyway, saying that, despite there were lots of external factors, but even then we didn't just, dip. We still were steady or going up. Very correct. So do you feel that somewhere, of course, there's a wait and watch, but, there's another rhythm to which our Sensex, our markets are beating, which is more domestic focused? Yes, it's very true. For instance, when all the Iran-Israel conflict happened, our stock markets did not fall. Our markets were very stable. In fact, there has been a bullish trend for the last few months, despite the fact that there have been geopolitical tensions and you can call external headwinds. Even so, the stock markets have shown their faith in the India story. When I talk about, the fact that the stock markets are looking at America, again, it's actually a domestic issue once again. The trade talk, the India-US trade talks, they involve India. It's not just the US. Right. So it is really, once again, actually a domestic issue. So you are right. You are right. The market here is very inward looking, and I think it's all to the good. And we have to remember that it is the domestic retailers who have kept the market afloat, even though foreign institutional investors have been selling equities over the last year or so. So even so, we have been stable. Right. यहाँ पर आपका ध्यान हम डॉलर की कमजोरी की ओर आप ले चलना चाहेंगे सुषमा जी। डॉलर में उल्लेखनीय गिरावट हम देखने को पा रहे हैं। यह गिरावट मुख्य रूप से किस कारण से? चीन की मुद्रा, अक्सर चीन अपनी मुद्रा को नीचे ले आता है। क्या अमेरिका की ओर से ऐसी कोशिश हो रही है, या वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं जिसमें डॉलर नीचे आता जा रहा है? नहीं, अमेरिका तो कभी नहीं करता ये ऐसी मैनिपुलेशन, वो क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो बहुत मजबूत है, और वो दुनिया भर की करेंसीज मतलब रिजर्व करेंसी है पूरे विश्व भर के लिए। तो ये डिलिबरेटली तो नहीं करते, लेकिन ये दर्शाता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी जो चल रही है अमेरिका में, वो उसका जो असर हो रहा है। पहली बात तो ये है जो टैरिफ्स के ऊपर
अभी तो हमने भारत और अमेरिका के बीच की बातें की, लेकिन अमेरिका ने सब देशों के साथ ये टैरिफ की निगोशिएशन शुरू की है। तो इससे इसका जरूरी नहीं है कि अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा, और मार्केट्स और बिजनेस वहां पर काफी डरे हुए हैं इस बात के ऊपर। दूसरा, उनका एक जो बिल, एक जो लेजिस्लेशन आ गया है उनकी सेनेट, उनकी जो कांग्रेस में आ गया है, टैक्स बिल जो नया है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत इसको प्रमोट किया है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पास हो जाए। उसमें जो मेजर्स हैं वो कई उद्योग जो समझते हैं, ट्रेड और बिजनेस कहती है कि इसका असर हानिकारक होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। और ये आपने पढ़ा ही होगा कि एलॉन मस्क जो टेस्ला के ओनर हैं और जो पहले ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने भी यही कहा है कि इसका बहुत बड़ा बुरा असर होगा अमेरिका के ऊपर। तो इसका ये जो चीजें चल रही हैं, जैसे मैंने कहा, उसका अब ये बिल के बारे में एक चीज है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज की जो इश्यूज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहता है, और जो सब्सिडीज रिन्यूएबल एनर्जी की थी वो हटाना चाहते हैं। तो हालांकि ये जो ट्रंप की जो सरकार है वो कहती है कि हम चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स, तेल और नेचुरल गैस की उत्पादन बढ़ी जाए और बाकियों की ना हो। लेकिन इसका जो असर है, जो वहां की ट्रेड और बिजनेस कहती है कि इसका असर तो पूरे इकोनॉमी के ऊपर होगा। तो ये जो चीजें चल रही है, पहली बार अमेरिका में ऐसी हलचल हो रही है, उनकी इकोनॉमी है, इसका असर डॉलर के ऊपर आ गया है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां प्रमुख बाजारों में आज लिवाली देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार में कल हुई लिवाली का आज एशियाई बाजारों पर अनुकूल असर दिखा है। निवेशकों की सक्रिय लिवाली से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% से अधिक लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी लगभग 0.6% की बढ़त हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% के आसपास बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.2% से अधिक घाटे में रहा। हांगकांग का शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां गिरावट का रुख था। जर्मनी के डेक्स में 0.4% से अधिक की नरमी थी। लंदन का FTSE 100 0.2% नीचे चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.3% की गिरावट बनी हुई थी। A look at the US markets. US stocks ended higher on Monday with the S&P 500 and Nasdaq closing at record levels for a second straight session on hopes that US trade negotiations with key partners would continue to progress. The Dow Jones Industrial Average rose over 0.6% to close at 44,095. The S&P 500 advanced over 0.5% to settle at 6,205. And the Nasdaq Composite surged almost 0.5% to end at 20,370. Earlier, Canada halted its digital services tax targeting American technology firms just hours before it was due to take effect in an effort to advance stalled trade negotiations with Washington. Meanwhile, Canadian Prime Minister Mark Carney and President Donald Trump will resume trade negotiations in an attempt to agree on a deal by the 21st of July. So here, Sushma, we are seeing that across and world leaders. So it's also a game of posturing, and I think invariably, even if it was the US, now we see Canada and different countries, even China. From the brink, there's a stalling. And I think somewhere it's a pattern that is expected to say nobody wants a bad deal. Nobody wants world order to just completely go up like this, like burst into a different dynamic. And everybody, there's posturing, there's wait and watch over there also. Yes, absolutely. I mean, you can see that Canada, which had taken a tough stance, has now withdrawn its digital services tax. Now, even India had withdrawn the tax we used to call the Google tax. Right. And on these big tech. Canada may renew its trade negotiations. India is continuing its trade negotiations. But what will happen at the end of it, we still have to see, because everybody has to protect their own self-interests. Fair. आइए लौटें स्वदेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल प्रशासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 5G का विस्तार दुनिया में सबसे तेज गति से हुआ है, जिसमें केवल 2 वर्षों में 4 करोड़ 21 लाख बेस स्टेशन स्थापित हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट न केवल शहरी केंद्रों तक पहुंचा, बल्कि गलवान, सियाचिन जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी पहुंच चुका है। External Affairs Minister Dr. Jaishankar has hailed the relationship between India and the US, particularly over the course of 25 years, noting that the two countries have enjoyed strong and very positive ties under the last 5 US presidents. If you were to do a dipstick on India-US relations, you'll find it's better off than it was at the beginning of that presidency. And the trend line of the last 25 years has actually been very, very strong, because I think there are structural factors that work for the relationship, that the economics, the technology, the human bridges, the education, the security, the energy, all these are today drivers of the relationship. The External Affairs Minister said both countries are in the middle of a very intricate trade negotiation and expressed hope that India and the US will reach a successful conclusion to the trade negotiations. Dr. S. Jaishankar is currently in the US to participate in the Quad Foreign Ministers meeting to be held in Washington, D.C. tonight. भारत और अमेरिका के बीच किस तरह का समझौता होने की संभावना आप देख रही हैं सुषमा जी? देखिए, मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा गिव एंड टेक हो दोनों तरफ तो हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ये 2 क्षेत्र की बात है। सिर्फ कृषि क्षेत्र और डेयरी में वो आना चाहते हैं। अमेरिका अपनी जो उत्पादन है यहाँ पर लाना चाहते हैं। हाँ, कुछ सेक्टर्स में हम इनको अलाउ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल जैसे कि फल हैं या कुछ नट्स वगैरह हैं, और कुछ ग्रेन्स में भी कुछ कृषि के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि कुछ ग्रेन्स को हम अलाउ कर सकते हैं वहां से। ये नहीं कि हम बुरा ही हमें बैन करना चाहिए वहां से इंपोर्ट्स। तो ये मेरे ख्याल थोड़ा सा केयरफुली कैलिब्रेटेड। हमारे जो ट्रेड डिप्लोमैट्स हैं वो काफ़ी जानकार हैं इसके बारे में। और मेरे ख्याल में, पर जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो किसान हैं उनका फायदा, उनकी प्रोटेक्शन हमें देखना पड़ेगा, और तभी ये बातचीत आगे बढ़ेगी। A look at oil prices. Crude oil prices rose today amid hopes of potential trade deals between the US and its trading partners. Improving demand outlook. Brent crude was trading over 0.8% up at $67.29 per barrel, and WTI crude was trading almost 0.9% up at $65.68 per barrel when reports last came in. Now we move to gold and silver. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 1.5% up at 97,840 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was trading over 0.7% up at 1,07,160 rupees per kilogram a short while ago. चलें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 1.59% बढ़त के साथ 97,604 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.9% बढ़त के साथ 1,06,425 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। बस एक लाइन में सोने के दाम ऊपर जाने के आसार हैं या अब घटने के आसार लग रहे हैं। उसका लिंक है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जितनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी उतने ज्यादा सोने के भाव बढ़ेंगे। यही संकेत है आपका और आपकी ओर से श्रोता हम आज की विशेषज्ञ सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Absolutely, Sushma Ramachandran, thank you so much for coming on to our program. And now, listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Cabinet approves nearly 1 lakh crore rupee employment-linked incentive scheme, aims at creating over 3.5 crore jobs in the country. Cabinet also approves research development and innovation scheme to scale up research and innovation ecosystem. And benchmark domestic equity indices end with marginal gains. Sensex advances 91 points, Nifty closes around 25,550. And that's all for today. Namaskar. Market Mantra, Mantra.
Market Mantra.